हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एलएसी से खबर, चीन से सटी सीमा पर आईटीबीपी को मिली एक और नई ताकत। जी हां दोस्तों, पशु परिवहन कैडर में बहुत बड़ा बदलाव बताएंगे दोस्तों। क्या है अब खबर अपने भारतीय सेनाओं को लेकर दोस्तों, वो भी एलएसी बॉर्डर पर। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां रोटी और छत के लिए मोहताज है पाकिस्तान, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश कर रहा जैसे लश्कर। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे बाढ़ से बेहाल, आदत से लाचार भारत के खिलाफ नए आतंकी तैयार कर रहा है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां रूसी सेना ने अपनी आलोचनाओं के बाद दोस्तों यूक्रेन के कई ठिकानों पर किए जोरदार हमले, जिसके बाद जो बाइडेन ने दी है पुतिन को बहुत बड़ी चेतावनी। क्या चेतावनी दी है सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे दोस्तों, और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर बंगाल में फिर भारतीय जनता पार्टी को मिली सबसे बड़ी जीत दोस्तों। साथ ही नवरात्र से पहले सस्ता हुआ सोना और चांदी, बताएंगे दोस्तों कितने दाम गिरे हैं इनके। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं दोस्तों, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत देश जल्द ही नंबर 1 देश बनने वाला है दोस्तों। और मोदी जी हाँ तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एलएसी पर से बड़ी खबर आ रही है। चीन से सटी सीमा पर आईटीबीपी को मिली नई ताकत, पशु परिवहन कैडर में बड़ा बदलाव। बता दें भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपने एक महत्वपूर्ण कैडर पशु परिवहन विंग के संगठन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया है दोस्तों। इस विंग में ऐसे जानवर शामिल होते हैं जो चुनौती भरे दुर्गम, बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में तैनात जवानों तक हर जरूरी सप्लाई पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिए हुए हैं। चाहे मौसम कितना भी विपरीत हो, शून्य से कितनी ही डिग्री तापमान नीचे हो, बर्फ का बवंडर उठा हो, आईटीबीपी का ये दस्ता अपनी ड्यूटी में जुटा रहता है दोस्तों, क्योंकि इनके ऊपर जवानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो उसे निभाने की जिम्मेदारी रहती है। बता दें भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा की जिम्मेदारियां संभाल रही भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपने पशु परिवहन कैडर को और मजबूत करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। आईटीबीपी के इस विंग पर याक, खच्चर और कट्टुओं के माध्यम से हिमालय के दुर्गम इलाकों और ऐसे पोस्ट तक जवानों तक रसद आपूर्ति के अलावा बाकी चीजें पहुंचाने का जिम्मा है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे जवान स्वस्थ ही नहीं रहेंगे दोस्तों तो लड़ाइयां कैसे लड़ेंगे। और ऐसे में भारत सरकार ने इनकी दिक्कतों को देखते हुए पशु परिवहन कैडर में यह बड़ा बदलाव किया। अगर आप इसका समर्थन करते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। एक और खबर की बात करें जहाँ पर बाढ़ से बेहाल लेकिन आदत से लाचार, जी हाँ भारत के खिलाफ नए आतंकी तैयार कर रहा है पाकिस्तान। बता दे आर्थिक मोर्चे और बाढ़ से जूझ रहे पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की हरकतें बेलगाम है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा भारत के खिलाफ नई साजिशें रच रहे हैं। इसके तहत ये दोनों आतंकी संगठन भारत के खिलाफ आतंकियों की नई भर्तियों की तैयारी में जुटे हुए हैं दोस्तों। इससे पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख की बात और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कड़ी कार्रवाई की बातें भी बेमानी लगने लगती है दोस्तों। बता दें सिर्फ इतना ही नहीं, जैशे मोहम्मद आतंकी संगठन को ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान में जिला स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों। इसके तहत कराची, गुजरावाला, सियालकोट, पेशावर, मुजफ्फराबाद, कोटली, नरोवल, शकरगढ़ में युवाओं से अपील की जा रही है। बता दें कि आतंकी संगठनों के लोग यहाँ के जिम में जाकर युवाओं की फिटनेस और उनकी फुर्ती की जाँच कर रहे हैं, और इस दौरान ये लोग उन युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो एलओसी और सीमा के हालात से परिचित हैं, फिर वो उन्हें घुसपैठ के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों 5 अगस्त से 11 अगस्त के बीच जैशे मोहम्मद ने 7 दिन का दौरा तरबिया ट्रेनिंग कैंप लगाया था, और ये कैंप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाग जिला स्थित गंगा चोटी में लगाया गया था दोस्तों। और इस बीच लश्कर तैयबा के बड़े नेताओं ने शुक्रवार को जमात उद दावा के मरकज में शामिल हुए। इसमें इन दोनों ने भारत और पश्चिमी देशों के खिलाफ जमकर जहर उगला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लश्कर तैयबा सेल्फ डिफेंस कोर्स के नाम पर दौराए सूफा नाम से एक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है दोस्तों, और ये उसकी जिहादी ट्रेनिंग गतिविधियों का ही हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, अब आप इस खबर से समझ पा रहे होंगे कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो बाहर विदेश जाकर के दोस्तों पाकिस्तान में कोई आतंकी गतिविधि नहीं होती इसका राग अलाप रहे थे दोस्तों, और दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम पूरे तरीके से आतंकवाद से निकल कर उभरते हुए
नजर आ रहे हैं, हम हर तरीके से आतंकवाद का खात्मा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है इस खबर ने कह दिया है। जी हाँ दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रच रहा है पाकिस्तान। एक तरफ बाढ़ के संकट है दोस्तों, दूसरे तरफ विदेशों से फंड की मांग की जा रही है, दूसरे देश फंड भी दे रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन जो पाकिस्तान का मुख्य कार्य है आतंकवाद को पालना वो कम होता नजर नहीं आ रहा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत अब भूल कर भी पाकिस्तान की तरफ झुकने नहीं वाला और ना उससे कोई व्यापार करने वाला। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी राय सुझाव तो बनती ही है, बताइएगा जरूर दोस्तों। और कितने भाई बहन जो पहले से ही कह रहे थे कि पाकिस्तान अपनी चाल नहीं बदलने वाला, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और खबर की बात करें जहां पर रूसी सेना ने कई यूक्रेनी ठिकानों पर किए हमले, परमाणु हथियारों को लेकर जो बाइडेन की पुतिन को बहुत बड़ी चेतावनी बताते रशिया और यूक्रेन के बीच इस साल 24 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध अब भी थमा नहीं है दोस्तों। युद्ध में नुकसान दोनों पक्ष को पहुंचा है। हाल ही में यूक्रेन की सेना ने दावा किया था कि उसने कई महीनों से रूसी सेना के कब्जे में रहे इजियम शहर पर नियंत्रण पा लिया है। अब खबर है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के कई हिस्सों में हमले किए हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स में रूस के रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमला किया है। रूस की ओर से हमले ऐसे समय में तेज किए गए हैं जब हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शंघाई सहयोग संगठन बुलतसियों के शिखर सम्मेलन में शिरकत की है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को यूक्रेन युद्ध में रासायनिक या सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने की भी चेतावनी दी है। एक न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी भी युद्ध का चेहरा बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर आर्मेनिया पहुंची नैन्सी पेलोसी, आखिर कैसे रशिया और चीन को अपने इशारे पर नचा रहा है अमेरिका। बता दें अमेरिका की सबसे उम्र दराज सांसद और यूएस हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे के बाद अब आर्मेनिया पहुंची है दोस्तों। वो 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए देश आर्मेनिया की यात्रा करने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी नेता है। नैन्सी पेलोसी ने हाल ही में ताइवान का दौरा किया था जिस पर चीन भयंकर रूप से नाराज हो गया था। हालात यहाँ तक आ गए थे कि युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। अब आर्मेनिया के दौरे से अमेरिका ने रूस को चेतावनी और चुनौती दी है। जी आर्मेनिया को परंपरागत रूप से रूस का करीबी माना जाता है। नैन्सी पेलोसी ने आर्मेनिया पहुंचकर अजरबैजान द्वारा अवैध सीमा पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की और इससे पहले पेलोसी ने शुक्रवार को बर्लिन में कहा कि उनकी यात्रा मानवाधिकारों और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और मूल्य का सम्मान करने के बारे में है। पेलोसी के साथ आने वाले अन्य अमेरिकी विधायकों में हाउस एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी के अध्यक्ष फ्रैंक पालोन और कांग्रेस की महिला जैकी स्पीयर और अन्ना यशु शामिल है। यानी कि दोस्तों अमेरिका बहुत बड़ा गेम खेलता नजर आ रहा है रशिया और चीन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और पूरे तरीके से जैसा अमेरिका चाह रहा है वैसा ही नाच रशिया और चीन को नचा रहा है। मानते कि नहीं बताइएगा जरूर दोस्तों। लेकिन अमेरिका की एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों कि अमेरिका माइंड गेम बहुत अच्छा खेलता है। क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की बात करें जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ 50 मामले अदालतों से NAB को वापस भेजे गए। शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की जवाबदेही अदालतों ने भ्रष्टाचार के कई आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बहुत बड़ी राहत देते हुए शहबाज समेत अन्य संदिग्धों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 50 बड़े मामले राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को लौटा दिए हैं। शहबाज, उनके बेटे और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हमजा शहबाज, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी जवाबदेही अदालतों ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को मामले वापस भेज दिए हैं दोस्तों, यानी कि NAB को भेजे हैं। जियो न्यूज ने शनिवार को बताया है कि NAB कानूनों में संशोधन के अनुरूप राहत प्रदान की गई। शहबाज और उनके बेटे हमजा के खिलाफ रमजान चीनी मिल का संदर्भ भी वापस भेजे गए मामलों में से एक है। एक और खबर की बात करें जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दी श्रद्धांजलि। सोमवार को यानी आज इनका हो रहा है अंतिम संस्कार। बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि दी। वो 3 दिनों के दौरे पर ब्रिटेन पहुंच चुकी हैं। इस समय महारानी का शव वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां भारत सरकार की ओर से एक शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। लंदन के लैंकेस्टर हाउस में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ कार्यवाहक उच्चायुक्त सुजीत घोष भी मौजूद थे। यहाँ पहुंच रहे विश्व के नेता महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए एक पुस्तिका पर हस्ताक्षर
हस्ताक्षर कर रहे हैं। एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में 8 सितंबर को स्कॉटलैंड में निधन हो गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आज जिस प्रकार से इनका अंतिम संस्कार है दोस्तों, अंतिम बार इनको श्रद्धांजलि आप लोग अवश्य दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर नेपाल से बड़ी खबर, विश्व बैंक से 52 अरब रुपए का रियायती कर्ज लेगा नेपाल, व्यापार और तकनीकी विकास में करेगा खर्च। बता दें, विश्व बैंक से नेपाल 52.7 अरब रुपए का रियायती कर्ज लेगा। नेपाल इन रुपयों का इस्तेमाल व्यापार को विकसित करने और तकनीकी के क्षेत्र में करेगा। विश्व बैंक ने रविवार को इसकी जानकारी दी। विश्व बैंक ने एक बयान में बताया है कि वो नेपाल को 52 अरब रुपए, बोले तो 411 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रियायती ऋण मुहैया कराएगा। विश्व बैंक की नेपाल इकाई के बयान के मुताबिक नेपाल सरकार और विश्व बैंक ने नेपाल के क्षेत्रीय परिवहन और व्यापार कनेक्टिविटी, बोले तो एक्सेस परियोजना में तेजी लाने के लिए 34.96 अरब रुपए, बोले तो 277 मिलियन अमेरिकी डॉलर और डिजिटल नेपाल त्वरण यानी डीएनए परियोजना के लिए 17.79 अरब रुपए यानी 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए रियायती वित्त पोषण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर अपनी हद में रहे म्यांमार, नहीं तो जाएंगे यूनाइटेड नेशन। जी हाँ, बांग्लादेश की बहुत बड़ी चेतावनी म्यांमार को। बता दें, बांग्लादेश और म्यांमार सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। म्यांमार की तरफ से दागे गए मोर्टार में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। इसके बाद बांग्लादेश ने म्यांमार को संयम बरतने को कहा है। तनाव के बीच बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने कहा है कि बांग्लादेश म्यांमार के साथ युद्ध नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि वे बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान करना चाहता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे यूनाइटेड नेशन में जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर म्यांमार बाज नहीं आता है तो वे इसकी यूनाइटेड नेशन में शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय के जरिए बांग्लादेश ने म्यांमार को बार बार चेतावनी दी है, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अमेरिकी टीवी होस्ट जिमी फॉलन ने शहबाज शरीफ का उड़ाया मजाक, जिसके बाद भड़क उठे पाकिस्तानी। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो बीते दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संग बैठे हुए हैं और अपना ईयरफोन नहीं लगा पा रहे हैं। ईयरफोन संग उनके संघर्ष को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अब उसी वीडियो को लेकर यूएस टीवी शो के होस्ट जिमी फॉलन ने पाकिस्तान के पीएम का मजाक बनाया है। दोस्तों बता दें, इसके बाद ये वीडियो दुनिया भर में वायरल होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में पीएम और ईयरफोन के बीच जद्दोजहद लोगों के हंसने की वजह बन गई है। अब इसी लिस्ट में जिमी फॉलन का भी नाम जुड़ गया है। उन्होंने भी पाकिस्तानी पीएम की हंसी उड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। फॉलन के शो के ताजा एपिसोड का एक अंश इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो शरीफ का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों जिमी फॉलन कहते हैं कि वो आदमी 220 मिलियन लोगों का नेता है। फॉलन ने एपिसोड के दौरान शरीफ के वायरल वीडियो को अपने दर्शकों को दिखाने के बाद चुटकी ली। हालांकि एससीओ की बैठक में शरीफ के अजीबोगरीब पल को लेकर फॉलन का मजाक सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग को पसंद नहीं आया, और वो है पाकिस्तानी। ऐसे में दोस्तों अब आप क्या कहना चाहेंगे शहबाज शरीफ के इस स्ट्रगल को लेकर? दोस्तों जो ईयरफोन नहीं लगा पा रहे थे अपने कान में, बार बार नहीं लगा पा रहे थे, इसके बाद उनके सुरक्षा कर्मी ने, बोले तो उनके सहायक ने दोस्तों आकर के वो ईयरफोन के कान में लगाया। उसके बावजूद भी वो ईयरफोन गिरता नजर आया, जिसको लेकर मजाक पूरे विश्व में बना है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो भी राय इस पर अवश्य बताइएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर नवाज शरीफ से पूछकर पाकिस्तानी सेना के नए चीफ की नियुक्ति करेंगे शहबाज शरीफ। जी हां दोस्तों, पहुंचे लंदन। बता दे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लंदन में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े भाई नवाज शरीफ से सलाह मशविरा करने के बाद नए सेना प्रमुख की नियुक्ति पर फैसला करेंगे। मीडिया में आई एक खबर में ये जानकारी दी गई है। नवाज शरीफ को नवंबर 2019 में लंदन इलाज कराने जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वो दोबारा स्वदेश नहीं लौटे। वो 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे और कम से कम 4 सेना प्रमुखों की नियुक्ति की। पाकिस्तानी सेना के मौजूदा प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा इस साल 29 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी रिटायर्ड हो रहे हैं। दोस्तों ऐसे में शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से पूछकर नए चीफ की नियुक्ति करेंगे। और खबर की बात करें, जहां भारत अपने 3 ब्रह्मास्त्र से कैसे चीन को हरा सकता है, पूरी तरह से काबू में आ जाएगा ड्रैगन। आपको बता दें, विस्तारवाद का युग अब खत्म हो चुका है और अब दुनिया विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। दोस्तों और विकासवाद की दुनिया का अगला नायक भारत है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत उस कृष्ण को पूजता है जो बांसुरी बजाते हैं, लेकिन भारत उस भगवान कृष्ण को भी पूजता है जो अपने सुदर्शन चक्र से बुराइयों का संहार करते हैं। और ये लाइन किसी और ने नहीं बल्कि भारत के सबसे
सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक बन चुके पीएम नरेंद्र मोदी जी के हैं दोस्तों, जो उन्होंने गलवान घाटी में चीन के साथ हुए खूनी संघर्ष के बाद दिया था। हालांकि पीएम मोदी जी ने अपने संदेश में किसी एक देश का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन ये बच्चा जानता है कि उनका इशारा विस्तारवादी ताकतों की तरफ था, जिनका अगुवा चीन है दोस्तों। लेकिन क्या चीन के विस्तारवाद को भारत थाम सकता है, और कैसे मोदी सरकार अपने 3 ब्रह्मास्त्र के जरिए ड्रैगन को पराजित कर सकती है, हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। वो कौन कौन से 3 भारत के ब्रह्मास्त्र हैं, तो आपको बता दें क्या चीन अपने विस्तारवादी नीति से बाज आएगा? इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, नहीं। तो फिर भारत चीन के इस विस्तारवाद को कैसे काउंटर कर सकता है, ये सबसे अहम सवाल है। लेकिन अगर मोदी सरकार अपने 3 शस्त्रों का इस्तेमाल करे तो यकीनन चीन काबू में आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, और ये 3 कार्ड हैं तिब्बत, ताइवान और वियतनाम। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने अपने एक शस्त्र ताइवान का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है, और इस शस्त्र का कितना असर हुआ है ये कुछ महीने बाद चीन की बौखलाहट से पता चलेगा। जब अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था और चीन ने ताइवान पर करीब आक्रमण करने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, फिर भी भारत की तरफ से 10 दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, और ये एक आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन जब आप मोदी सरकार की प्लानिंग जानेंगे तो फिर आप हैरान नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत अगर इन तीनों ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है दोस्तों, तो चाइना की विस्तारवादी नीति को कभी भी परास्त कर सकता है। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या मोदी सरकार इसमें कभी भी सफल हो पाएगी? दोस्तों देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। हमारी एक और खबर की बात करें, जहां पर कूनो नेशनल पार्क में एक मादा चीते का नाम पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रखा आशा। जी हाँ दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क में आए चीतों का आज तीसरा दिन है। इन सभी चीतों के लिए यहाँ जंगल में माहौल नया है। जाहिर है इन्हें अभी यहाँ के माहौल में घुलने मिलने में थोड़ा वक्त अवश्य लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को इस पार्क में आजाद किया था। इस दौरान उन्होंने 4 वर्ष की मादा चीते का नामकरण करते हुए उसका नाम आशा रख दिया था। अब आशा से उम्मीदें भी लोगों को टिकी हुई है कि वो अब कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या भी बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, और इसी आशा को देखते हुए इस चीता का नाम आशा रखा गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें बाकी एक अन्य मादा चीता दक्षिण पूर्वी नामीबिया की 2 साल की सियाया है। दोस्तों बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान में बाढ़ के बाद इंतजार कर रही दूसरी आपदा आ सकती है, मौत की लहर। बता दें पाकिस्तान में आई अप्रत्याशित बाढ़ में हजारों लोगों की जान चली गई है। जलवायु परिवर्तन की वजह से आई इस आपदा ने आर्थिक स्तर पर भी पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। पाकिस्तान आर्थिक संकट से तो पहले से ही जूझ रहा था। अब WHO ने पाकिस्तान में दूसरी आपदा की आशंका जताई है। WHO के मुताबिक बीमारियों और मौतों की दूसरी लहर पाकिस्तान में और तबाही मचा सकती है। WHO ने एक बयान में कहा कि हम पाकिस्तान में दूसरी आपदा के बड़े खतरे को लेकर बेहद चिंतित हैं। बाढ़ के बाद पाकिस्तान में स्वास्थ्य सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में पानी घटने के बाद भी लाखों लोगों के सिर पर मौत मंडरा रही है। दोस्तों पानी की सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है, इससे कॉलर और डायरिया फैल रहा है। तो वहीं रुके हुए पानी में मच्छर पनप रहे हैं जो कि मलेरिया और डेंगू फैला सकते हैं। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ताइवान में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार भूकंप के झटके, ट्रेन के डिब्बे पलटे, घर भी हुए तबाह। जी हाँ दोस्तों, ताइवान में रविवार को एक बार फिर भूकंप का झटका महसूस किया गया। इस तरह पिछले 24 घंटों के अंदर दूसरी बार यहाँ भूकंप आया था। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 बताई गई और इसने यूजिंग जिले को प्रभावित किया है। इससे पहले शनिवार को भी यहाँ भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया था और वो भूकंप 6.9 की तीव्रता के साथ दक्षिणी पूर्वी ताइवान में आया था। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहाँ पर दिल्ली में कोविड-19 के 95 नए मामले, एक और मरीज की मौत, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर हुई 0.97%। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के 95 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि संक्रमण दर बोले तो पॉजिटिविटी रेट 0.97% रही। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक और मरीज की मौत हुई। राजधानी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में बताया है कि 9,742 मरीजों की जांच के बाद इन नए 95 मरीजों का पता चला। नए मामलों समेत दिल्ली में कोविड-19 से अब तक संक्रमित होने वाले कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 20,02,452 हो गई है दोस्तों, जबकि कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 26,499 पर पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट भी देखी जा
जा रही है। और खबर की बात करें जहां पर नंदीग्राम में बीजेपी को फिर मिली बड़ी जीत। सहकारिता चुनाव 12 सीटों में से मात्र एक पर जीत पाई टीएमसी। बता दें विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा सीट से शुभेंदु अधिकारी द्वारा ममता बनर्जी को पराजित करने के बाद रविवार को फिर बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है। लंबे समय तक तृणमूल के कब्जे वाली वेकुटिया सहकारी समिति पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया और इस चुनाव को लेकर रविवार सुबह से ही तनाव का माहौल था। दोपहर में नतीजों की घोषणा के बाद बीजेपी ने 12 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की है। दूसरी ओर तृणमूल किसी तरह केवल एक सीट जीतने में सफल रही। हालांकि तृणमूल ने वो सीट सिर्फ एक वोट से जीती है। एक और खबर की बात करें दोस्तों जहां पर केजरीवाल पर भाजपा का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि कट्टर बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी वही पुराना नाटक कर रही है जो वो प्रत्येक चुनाव से पहले करती है। भाजपा की यह टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा ये कहे जाने के कुछ घंटे बाद आई कि गुजरात में सत्ताधारी पार्टी बौखला गई है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि केजरीवाल आत्ममुग्ध हैं जो 2 राज्यों में सत्ता हासिल करने के बाद खुद को भगवान समझ रहे हैं। पात्रा ने कहा कि केजरीवाल हमेशा किसी भी राज्य चुनाव से पहले दावा करते कि उनकी पार्टी जीत रही है और अन्य परेशान है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ईमानदारी और बेईमानी को लेकर केजरीवाल का प्रमाण पत्र न्यायपालिका से अधिक महत्वपूर्ण है। एक और खबर की बात करें जहां पर सीएम जयराम ठाकुर ने कसा विपक्ष पर तंज। कहा आने वाले 20 से 25 साल तक नहीं लगेगा आपका तंबू। बता दें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के सरका घाट में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के गठन के 75वें वर्ष के समारोह को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने विपक्ष के साथियों को देख रहा हूं, आजकल सबसे ज्यादा परेशानी उनको हमारे तंबू से। हमारा तंबू तो दिल्ली में भी लगा हुआ है, हिमाचल में भी लगा हुआ है, तुम्हारा उखड़ गया तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। आने वाले 20 से 25 साल तक उनका तंबू नहीं लगने वाला। एक और खबर की बात करें जहां सीएम योगी जी का इन 8 देशों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने का बड़ा आदेश। बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि जब तक दुनिया से पोलियो जैसी खतरनाक संक्रामक बीमारी का अंत नहीं हो जाता हमें सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भी ये वायरस मौजूद है। उन्होंने दोनों देशों के साथ ही नाइजीरिया, सोमालिया, कीनिया, सीरिया, इथियोपिया और कैमरून जैसे देशों से यहाँ आने वाले यात्रियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कहा कि हमें सतर्क रहने के साथ साथ ही इस बीमारी के खिलाफ सामूहिक प्रयास करते रहने होंगे। एक और खबर की बात करें दोस्तों जहां पर अब ट्रेनों में खाली बर्थ की मिलेगी रियल टाइम जानकारी। रोजाना 7000 यात्रियों को होगा इसका फायदा। बता दें ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब चलती ट्रेन में यात्रियों को वेटिंग या आरएसी टिकट को कंफर्म करवाने के लिए टीटीई के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दरअसल रेलवे के नए हैंड हेल्ड टर्मिनल बोले तो HHT डिवाइस के जरिए पिछले 4 महीनों में हर रोज औसतन लगभग 7000 वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को कंफर्म सीट प्राप्त करने की सुविधा मिली है। रेलवे के अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, दरअसल रेलवे की नई डिवाइस हैंड हेल्ड टर्मिनल HHT जो कि आईपैड के आकार में होती है, इसमें पहले से लोड की गई ट्रेनों के लिए यात्री आरक्षण चार्ट होते हैं। HHT डिवाइस के जरिए पहले की तरह कागजी चार्ट से गुजरने के बजाय टिकट चेकिंग, कर्मचारी बुकिंग पर रियल टाइम अपडेट के लिए इन उपकरणों के जरिए सीटों की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।